अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान शाही और आप देख रहे हैं अरसलान का ओपिनियन। दोस्तों, दुनिया में अमन अमान की सूरत हाल पिछले चंद महीनों में काफ़ी कशीदा हो चुकी है। इसराइल ने गजा पर हमला किया और उसके बाद इसराइल और ईरान के दरमियान जो टेंशन थी वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गई, सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। उसकी वजह यह है कि ईरान ने हमेशा उन फैक्टर्स को, उन अनासिर को सपोर्ट किया है जो कि इसराइल के खिलाफ काम करते हैं, जिनमें दो ग्रुप बहुत ही ज़्यादा अहम है, हिजबुल्ला और हमास। क्योंकि हमास ने ही इसराइल पर पहले हमला किया था 7 अक्टूबर सन 2023 को, जिसके बाद इसराइल ने जवाबी हमला किया गजा पर। और उसके बाद हमास के जो फाइटर्स थे वो अंडरग्राउंड हो गए, टनल्स में छुप गए या कहीं आगे पीछे निकल गए। और इसराइल ने गजा पर बहुत ही ज्यादा शदीद बमबारी की और तकरीबन 25 से लेकर 30,000 तक सिविलियंस जो हैं, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, हत्ता कि हर किस्म के जो लोग शामिल हैं वो इसमें शहीद होते गए। लेकिन ईरान की जानिब से इसमें किसी भी किस्म की उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, कोई फिजिकल उनको जवाब नहीं दिया गया था। लेकिन अब पिछले चंद हफ्तों में कुछ ऐसे काम किए इसराइल ने जिसके बाद ईरान मजबूर होता जा रहा है कि वो इसराइल को जवाब दे। जैसा कि सीरिया में मौजूद ईरानी काउंसलेट पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया, जिसमें ईरान की एलीट अल-कुद्स फोर्स के 7 कमांडर मारे गए। इसके अलावा हिजबुल्ला जो कि लबनान में काम करती है और उसे ईरान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, उसके कुछ पोजीशंस को भी टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से। लेकिन इसराइल के खिलाफ ईरान ने किसी भी किस्म का कोई जवाबी वार नहीं किया। और मैं आपको बताता चलूं कि ईरान कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर तो मेरी ये बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए पेशगी माजरत चाहता हूं, लेकिन ईरान किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई इसराइल के खिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान इस काबिल ही नहीं है। इसकी कुछ वजूहात हैं जो कि मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप उन वजूहात से और जो मेरा नुक्ता नजर है, जो कि मेरी अकल और मेरी समझ में आता है, उससे इत्फाक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली वजह यह है कि ईरान का कोई दोस्त नहीं है, ईरान का कोई स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी नहीं है। आज की जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इत्तेहादियों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही आप किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ या किसी भी दूसरे कोलिशन के खिलाफ, इत्तेहाद के खिलाफ आप कोई कदम उठा सकते हैं। ईरान के जो 3 बड़े सपोर्टर्स हैं वो है रशिया, चाइना और इंडिया। रशिया इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है। उसके अलावा अगर वो वहां पर ना होता तो फिर ईरान को बहुत ज्यादा बड़ी सपोर्ट हासिल हो जानी थी। दूसरी जानिब इंडिया है, जहां पर इंडिया के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वहीं पर इंडिया के इसराइल के साथ भी और मगरबी ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो दोनों में से किसी एक का फरीक नहीं बनेगा, वो न्यूट्रल रहना पसंद करेगा। और इंडिया की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में, मेजर जो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उनमें वो ज्यादातर न्यूट्रल ही रहता है। तीसरी जानिब चाइना है। चाइना की डायरेक्ट दुश्मनी इसराइल के साथ नहीं है, अपने इकोनॉमिकल और जो मिलिट्री उनका हरीफ है यूएस, उसके खिलाफ है। जब तक यूएस इस जंग में इसराइल के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो वो सपोर्ट करते ही रहते हैं बयानात की सूरत में या उन्हें इमदाद फराहम करते रहते हैं। जब तक यूएस की अपनी फौज मैदान में नहीं आएगी तब तक चाइना इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो भी ईरान को फिर वैसे ही सपोर्ट करता रहेगा जैसे कि यूएस इसराइल को करता रहता है। तो ईरान के जो 3 इत्तेहादी हैं वो तो साइड लाइन हो गए। उसके अलावा जो ईरान के इत्तेहादी जो कि इसराइल को चारों जानब से घेरे हुए हैं, इराक, उर्दन, लबनान, सीरिया, ये चारों ममालिक भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। सीरिया में काफी अरसे से, तकरीबन पिछले 14-15 सालों से जंग जारी है, वहां पर खाना जंगी हो रही है। उनकी मिलिट्री और इकोनॉमिकल पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। लबनान इकोनॉमिकली मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है। जॉर्डन भी एक इतना ज्यादा स्ट्रांग मुल्क नहीं है, मामूली सी उसकी इकोनॉमिकल और यूं समझ लें कि मिलिट्री कैपेबिलिटी है। उसके अलावा बच जाता है इराक, और इराक भी काफ़ी ज़्यादा अरसा जंग में मुब्तला होने के बाद, जब से सदाम हुसैन की वजह से यूएस ने इराक पर हमला किया था, उसके बाद से इराक के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं रहे। तो दोस्तों, ये तो बात होगी कि ईरान के इत्तेहादी क्या हैं और उनकी पोजीशन क्या है, इकोनॉमिकली या मिलिट्री के हिसाब से वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। दूसरी जानिब जो इसराइल के इत्तेहादी हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े ममालिक हैं, बहुत ही स्ट्रांग ममालिक हैं। फ्रांस, यूके, यूएसए, जर्मनी, इसके अलावा पूरा नेटो भी इसराइल को सपोर्ट करता है। नेटो ममालिक के अलावा अगर इस्लामी ममालिक की भी बात की जाए तो गल्फ कंट्रीज में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी ज्यादा सपोर्ट ईरान को हासिल हो।
सिर्फ एक कतर है जो कि ईरान को थोड़ा बहुत, जिसके ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे हैं। उसके अलावा यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये जो ममालिक हैं इनकी ईरान के साथ हमेशा से दुश्मनी रही है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, इकोनॉमिकल भी हैं और रिलीजियस भी हैं। उसके अलावा जो तुर्की है, जो कि इसमें एक किस्म का न्यूट्रल मुल्क रह जाता है, तुर्की के ताल्लुकात भी ईरान की निस्बत इसराइल के साथ ज़्यादा हमवार हैं। उनके ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे जो है वो इसराइल के साथ है। उनकी आपस में तिजारत भी काफ़ी वसी पैमाने पर होती है। तो ईरान की एक तो ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि ईरान स्ट्रेटजिकली अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी नहीं रखता, और इत्तेहादियों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जानिब अगर इकोनॉमिकल पावर की बात की जाए तो इसराइल बहुत छोटा मुल्क है और उसकी इकॉनमी जो है वो बहुत बड़ी है। ईरान की निस्बत ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी इकॉनमी इसराइल के मुकाबले में फिर भी कम है। अगर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो दोनों ममालिक की अफवाज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों की अफवाज बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और हाईली ट्रेंड हैं। दोनों के पास अच्छे हथियार हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि अक़वाम आलम को देखने पड़ते हैं किसी भी जंग को शुरू करने से पहले या किसी भी जंग में इन्वॉल्व होने से पहले। अब मैं अपने उस पॉइंट की जानिब आता हूं जो कि मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा था कि ईरान एक बुज़दिल मुल्क है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बात भी आपको बुरी लगी हो तो मैं इसकी भी माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि ईरान एक बुज़दिल मुल्क है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको शायद याद होगा कि सन 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी जो कि अल कुद्स फोर्स के कमांडर इन चीफ थे, वही कुद्स फोर्स जिसके अभी 7 कमांडर इसराइल ने सीरिया में कत्ल किए हैं, उसी फोर्स के कमांडर इन चीफ को जनरल कासिम सुलेमानी को जनवरी 2020 में इराक की एक एयरपोर्ट पर अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में कत्ल कर दिया था। एक जनरल के कत्ल होने के बाद भी और इतने अहम कमांडर के कत्ल होने के बाद भी ईरान की जानिब से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने नहीं आया था। ईरान ने सिर्फ बयानबाजी की थी और बढ़ के मारी थी। तो जब एक जनरल के मरने के बाद भी ईरान ने कोई स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने छोटे कमांडरों के मरने के बाद भी ईरान कोई जवाबी हमला करेगा या इसराइल के खिलाफ कोई कदम उठाने की जुर्रत करेगा। उसकी वजूहत मैं पहले बयान कर चुका हूं कि स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली ईरान इतना पावरफुल नहीं है। अगर ईरान ने हमला करना होता तो ये जो उसके 7 कमांडर कत्ल हुए थे सीरिया में, ये 1 अप्रैल को हुए थे। दिन गुजर चुके हैं, ईरान ने कोई भी जवाबी वार नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते। और जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था और उसके बाद इसराइल ने गजा पर फौजकशी की और हज़ारों औरतों और बच्चों समेत हज़ारों इंसानों को जो है वो शहीद किया, उसके बाद भी ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ईरान सिर्फ बयानबाजी ही कर सकता है, ईरान सिर्फ बढ़ के ही मार सकता है। इसके अलावा ईरान में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमला करे। जैसा कि आपको याद होगा कि चंद महीने पहले ईरान ने पाकिस्तान पर रॉकेट हमला किया था, मिसाइल मारे गए थे बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में, और कहा गया था कि हमारे खिलाफ कुछ फ्रैक्शन हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये ईरान भी मानता है, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली हुई है इसलिए हमने हमला किया। जबकि जब पाकिस्तान ने जवाबन हमला किया, पाकिस्तान ने भी रॉकेट हमले किए और उनके भी कुछ लोग मारे गए, ईरानी कुछ शहरी मारे गए। तो उसके बाद ईरान इस बात पर मजबूर हो गया और ईरान के कुछ ऑफिसर जो थे वो पाकिस्तान आए और दोनों ममालिक में सुलह हो गई, मामला तय पा गए। तो अगर कोई ऐसा हमला हो और दूसरा मुल्क जब वो जवाब देना चाहे तो वो फौरन ही जवाब दे देता है, और अगर ईरान ने जवाब देना होता तो ईरान अब तक जवाब दे चुका होता। तो मेरे ख्याल में ईरान एक बुज़दिल मुल्क है। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत नहीं रखता। मैं मीडिया पर देख रहा था, पिछले चंद दिनों से बातें चल रही थी कि वर्ल्ड वार 3 होने का खदशा है, ईरान हमला कर देगा, ईरान ये कर देगा, ईरान वो कर देगा, जबकि हालांकि ईरान के पित्ते में इतना पानी नहीं है कि ईरान कुछ ऐसा कदम उठा सके। अगर तो मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो मैं एक बार फिर अर्ज कर दूं कि मैं आपसे माफ़रत चाहता हूं। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मेरा नजरिया है जो कि मैंने आपके सामने पेश किया। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इससे एग्री भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल अरसलान साई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।